बहन जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने बहन जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी ज्यादा काली निकलेगी। बहन जी ऊपर वाले ने तो 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। अगर मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उससे शादी ही नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। इतना कहकर वो औरत और उसका लड़का वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी पूजा बुरी तरह से रोने लगती है। माँ आप मेरी शादी मत कीजिए, मुझे पता है कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। तभी वहाँ पर अपने कॉलेज से सिमर घर पर आती है। चलो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हारे कालेपन की वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सिमर ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी पूजा को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई महीनों तक नर्मदा अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती रहती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से कोई भी उससे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करता। एक दिन सीमा नाम की एक औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर नर्मदा के घर पर आती है, जहां उसकी नजर सिमर पर पड़ती है। सिमर बहुत ही गोरी और सुंदर थी, इसी के चलते सीमा कहती है, बहन जी मेरे 2 बेटे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपकी दोनों बेटियों से अपने बेटों की शादी करवा दूं, क्योंकि मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। ये रिश्ता तो नर्मदा के लिए सोने पर सुहागा था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी सीमा के दोनों बेटों से कर देती है, जिसके बाद सीमा अपनी दोनों बहुओं को घर ले आती है। लेकिन इस बात से सिमर को बहुत ऐतराज था, क्योंकि उसे अपनी बहन जरा भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो जब अपनी सास को अपनी बहन से बहुत प्यार से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है मेरी सास को मेरी काली कलूटी बहन। इसे तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस ससुराल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सिमर अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। वो अपनी सास को अपनी बहन के ही खिलाफ भड़काती है, जिसके चलते सीमा अपनी काली बहू को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जब देखो काम चोरी करती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे अभी तक घर की सफाई भी नहीं हुई है, नाश्ता भी नहीं बना हुआ है, ऊपर से घर में पूजा भी नहीं हुई है। माँ जी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रोजाना तो मैं ही सारा काम करती हूँ। एक दिन का काम सिमर नहीं कर सकती क्या? देखा माँ जी कितना भी काम कर लूं, लेकिन दीदी को तो यही लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। सिमर बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हें हम दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे ऐसी बहू मुझे चाहिए ही नहीं। चल अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। फिर सीमा उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी। लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उन दिनों पूजा का पति योगेश भी गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। अकेली बेचारी पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना तो है नहीं। चलो यहीं पर ही रह लेती हूँ। फिर पूजा उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहने लगती है, जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। वो देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन पूजा कई दिनों तक भूखी प्यासी रहती है, पर उसे कोई भी खाना तक नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना सही लगता है। फिर वो मुखिया के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे भी देता है। एक दिन पूजा अपने आप से कहती है,
अरे आखिर कब तक मैं इस तरह नौकरी करती रहूंगी? मुझे पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन मुझे पार्लर की नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही। क्यों ना मैं खुद का ही एक पार्लर खोल लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेचारी पूजा पार्लर खोलने के लिए मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद वो एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। वो काली थी, जिसके चलते उसके पार्लर में कोई भी नहीं जाता था। कौन जाएगा इस काले करोटी के पार्लर में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता कि इसके पार्लर में जाकर किसी को कोई निखार आएगा। इतनी बदसूरत पार्लर वाली के पार्लर में कोई नहीं जाने वाला। अरे जो खुद को खूबसूरत नहीं बना सकती, वो दूसरों को क्या बनाएगी? फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी पूजा ये सब कुछ सुन लेती है। जिसके बाद वो रोते हुए अपने पार्लर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति से कहती है, देवी माँ, मेरी मदद करो। मैंने मुखिया जी से पैसे लिए हैं, मुझे उनके पैसे भी चुकाने हैं। ऊपर से मेरे काले रंग की वजह से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही पूजा इतना कहती है, वहाँ देवी माँ की मूर्ति से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आगे तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जादुई सोने का ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते पूजा का वो छोटा सा ब्यूटी पार्लर एक जादुई सोने के ब्यूटी पार्लर में बदल जाता है, जहाँ पर मेकअप, टेबल, चेयर हर चीज सोने की होती है। अगर तुम किसी भी इंसान को इस सोने की ब्यूटी पार्लर में मेकअप करोगी तो वो बहुत ही सुंदर और गोरा हो जाएगा। चाहे तो अपने ऊपर तुम ये करके देख सकती हो। फिर जैसे ही पूजा सोने के जादुई ब्यूटी पार्लर का मेकअप अपने चेहरे पर लगाती है तो वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक काली सी मॉडर्न लड़की जा रही होती है। वो पूजा का सोने का ब्यूटी पार्लर देखकर उसके ब्यूटी पार्लर में आती है और कहती है, देखो मेरा कोई अच्छा सा मेकअप कर दो जिससे मैं थोड़ी सी गोरी नजर आऊं। आज मेरा एक फंक्शन है, मुझे उसमें बहुत सुंदर दिखना है। करीना ऐसा कहकर कुर्सी पर बैठ जाती है। जिसके बाद पूजा जादुई मेकअप लेकर करीना के चेहरे पर मेकअप करती है। इतना करते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। जब करीना अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। ये सब तुमने कैसे किया? मैं तो बहुत खूबसूरत लग गई हूँ। मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी तरफ से ट्रिपल पैसे। करीना इतना खुश हो चुकी थी कि वो पूजा को उसकी मेहनत के ट्रिपल पैसे देकर जाती है। वहीं पूजा भी बहुत खुश होती है। जिस फंक्शन में करीना जाती है वहाँ उसकी सभी सहेलियाँ उसके गोरे रंग को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं और उससे उसके पार्लर के बारे में पूछती हैं। पता नहीं, कोई नया पार्लर था, वो भी पूरा सोने का, और वो पार्लर वाली भी सुंदर और गोरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। फिर करीना की सारी सहेलियाँ उसके साथ पूजा के सोने के ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जहाँ करीना उन्हें भी गोरा करने के लिए बोल देती है। फिर पूजा ने एक एक करके सभी को मेकअप किया और वैसे ही वो गोरी और सुंदर हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या बात है, ये ब्यूटी पार्लर तो जादुई सोने का ब्यूटी पार्लर है, जहाँ कोई भी काला आएगा तो वो गोरा होकर ही बाहर जाएगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से पूजा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके पार्लर के बाहर लाइन लगी हुई होती है। जब इसके बारे में सिमर और सीमा को पता चलता है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और वो दोनों पूजा से माफी मांगने उसके पास जाती हैं।
मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारी बहन सिमर ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है। नहीं, बल्कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। आज आप लोगों की बदौलत ही मैं इस मकाम पर हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगी तो ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, एक ठोकर खाकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। पूजा का ये जवाब सुनकर सिमर और सीमा वहाँ से वापस चली जाती है। फिर कुछ दिनों में ही पूजा का पति योगेश उसके पास आता है और उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी माफी मांगता है। उस दिन के बाद से योगेश अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ ही रहने लगता है और यहाँ पूजा अपने जादुई सोने के ब्यूटी पार्लर को अच्छे से चलाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। रीनू, चला जा, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दीदी और आपको मेकअप करने की सोच रही है और मुझे सजाकर कहाँ भेजोगी रात में, भूत और चुड़ैलों की बारात में? ओहो, तुम भी कैसी बातें करती हो। देखो, तुम तो जानती हो ना मैं पार्लर का कोर्स सीख रही हूँ और जब तक मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेकअप कैसा होता है। अगर माँ पिताजी को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगे। वैसे भी पिताजी को आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चल ना मेरी प्यारी बहन। प्रिया जबरदस्ती अपनी बहन रीनू का मेकअप करना शुरू कर देती है। रात को वो उसे एंगेजमेंट वाले मेकअप में तैयार करके बैठा देती है। दीदी, आपने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या फायदा, जिस दिन पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका पार्लर छुड़वा देंगे। अरे, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पार्लर सीख ही लिया है, तभी तो इतना अच्छा मेकअप किया है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। तभी प्रियल के पिताजी उसके कमरे में आकर उन्हें देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पिताजी, वो दरअसल पिताजी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दीदी ने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मुझे बोलना जरूरी है तो चुप नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, किसी काबिल बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट ब्यूटिशियन बनने में है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज के बाद तुम पार्लर सीखने कभी नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नितीश ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रियल को मजबूरन पार्लर छोड़ना पड़ता है। वहीं कुछ दिनों में नितीश उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में करवा देता है, जहाँ उसके पार्लर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। प्रियल अपने ससुराल में अपने घर को अच्छे से संभालने लगती है। जब से बहू इस घर के अंदर आई है सब कुछ संभाल लिया है। ऐसी काबिल बहू भगवान हर किसी को दे। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। तभी प्रियल का पति अजय किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। तभी प्रियल पीछे से आवाज लगाकर कहती है, अरे रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। ये देख कलावती गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? पीछे से कभी इंसान को आवाज नहीं लगाई जाती। मुझसे गलती हो गई माँ जी। अरे, मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। इतना कहकर अजय निकल जाता है, जिसके बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और साथ ही उस दिन शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। अजय बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ। ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे ऊपर वाले, बेटा ये सब क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शान और शोहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह अजय का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीजें बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद अब एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है। परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ। हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं बल्कि आजमाने की बातें भी होती हैं। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ। खासकर तुमने अगर उस दिन अजय को जाते हुए टोका न होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह अजय नौकरी ढूंढने में लग जाता है। एक दिन प्रियल सभी के खाने के बाद जो कुछ बचा कुचा होता है वो खा रही होती है। इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। तभी दरवाजे पर एक गरीब औरत आती है। भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। एक भूखी औरत की दुआएं लगेंगी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटा। उस औरत की आवाज सुनकर प्रियल खाने की प्लेट लिए बाहर आ जाती है। इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, ये लीजिए। औरत वो खाना खाने के बाद पलक झपकते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। अपना खाना छोड़कर तुमने मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो मुझसे जो भी कुछ तुम्हें मांगना है। प्रियल अपने सामने एक परी को देखकर हैरान रह जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। अब मैं परी जी से क्या मांगू? क्यों ना मैं परी जी से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर ही मांग लूं? लेकिन अगर वो चला नहीं तो? प्रियल के मन की सारी बातें वो परी सुन लेती है। तुम्हें ब्यूटी पार्लर चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अभी एक जादुई ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उनके किराए के मकान के पास ही एक बहुत सुंदर सा ब्यूटी पार्लर प्रकट हो जाता है। ये कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि जादुई ब्यूटी पार्लर है। इसमें तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ग्राहक अपने आप यहाँ पर आएंगे और इस ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वो परी इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रियल बहुत खुश होकर अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाती है। कितना खूबसूरत है ये पार्लर, यहाँ तो सब कुछ है। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है। मुझे बालों की कटिंग करवानी है, क्या मेरे बालों की कटिंग हो सकती है? मुझे तो कटिंग करनी आती ही नहीं। पार्लर में आखिरी में मेरा बस यही रह गया था सीखने के लिए। अब मैं क्या करूँ? अमृता पार्लर की चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कैंची उड़ती हुई आती है और अपने आप उसके बाल काट देती है। ये जादुई पार्लर की कमाल को देखकर प्रियल दंग रह जाती है। ओह माय गॉड, तुमने कितनी अच्छी कटिंग करी है। थैंक यू सो मच। ये लो अपने पैसे। प्रियल बहुत खुश थी। तभी पार्लर में अजय और कलावती भी आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब कैसे? ये पार्लर कहाँ से आ गया अचानक से? फिर प्रियल उन्हें सब कुछ बताती है। ये पार्लर एक परी ने मुझे दिया है। आपको पता है, पिताजी को मेरा पार्लर सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। और फिर हमारी इस गरीबी में ये जादुई पार्लर ही हमारी मदद कर सकता है। मेरी बहू इतनी होशियार है, मुझे तो इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी।
माँ जी और अजय जी, आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे कभी पार्लर चलाने के लिए हाँ करोगे। अब जाकर पार्लर चलाने का मेरा सपना पूरा होगा। वो इतना कह ही रही थी कि बाहर उसे आवाज आने लगी। अरे ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? प्रियल बाहर आकर देखती है तो उसके पार्लर के बाहर बहुत भीड़ होती है। अरे मुझे मेकअप करवाना है, मुझे अपने बालों की कटिंग करवानी है और फेशियल भी करवाना है। देखो जल्दी जल्दी कर दो, मुझे शादी में जाना है। आप सभी लोग लाइन में लगकर एक के बाद एक अंदर आइए। सभी के लिए ये पार्लर खुला हुआ है और सभी के काम किए जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। इस तरह प्रियल के पार्लर में माधुरी आती है, जिसे देख प्रियल कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद देखना मेरा कमाल। जैसे ही माधुरी अपनी आंखें बंद करती है, जादुई पार्लर के मेकअप टूल अपने आप हवा में उड़कर माधुरी का मेकअप करके उसके बालों की कटिंग करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े अजय और कलावती हैरान रह जाते हैं। देखा मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर का कमाल, अब 2-2 मिनट में मैं सबका सब कुछ कर दूंगी। इस तरह प्रियल बहुत खुश होती है। अब वो अपना जादुई ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके पार्लर चलाने का शौक भी पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अजय को उसके बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने में उसकी मदद करती है और उसे बिजनेस के लिए पैसे भी देती है, जिसके चलते अजय दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करता है। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं।